ये रिटायर्ड प्रिंसिपल निर्मल सिंह का घर है। वो अभी अपने घर के लाउंज में अपनी बड़ी बेटी नेहा के पौने 3 साल के दोनों जुड़वा बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों के बेसिर पैर की बातें सुनकर जवाब भी दे रहे हैं और खूब हंस भी रहे हैं। नेहा किचन से अपने पापा की हंसी सुनकर मुस्कुरा रही थी, पर वो आज अंदर से बहुत उदास थी। दीदी, पापा की चाय मैं ले जाती हूँ, आप नाश्ता तैयार कर लीजिए, सलोनी वहाँ आकर बोली और उसके हाथों से सॉस पेन लेकर कप में चाय छाने लगी थी। नीले सूट पर आसमानी दुपट्टा, कानों में सोने के टॉप्स, आंखों में काजल की पतली सी धार, होठों पर पिंक लिपस्टिक, हाथों में घड़ी और लंबे बालों की चोटी बनाए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सलोनी, तुझे लेट हो जाएगा ना? वो गौर से उसे देखती हुई बोली थी। नहीं दीदी, मैं पापा को चाय अपने हाथों से देकर जाऊंगी, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती बोली थी। नेहा ने उसकी सूनी आंखों को गौर से देखा था। काजल की लकीरें भी उसके गीलेपन को छुपाने में कामयाब रही थी। चाय छन चुकी थी तो सलोनी ट्रे उठाए बाहर निकल गई। लीजिए पापा, आपकी फीकी वाली चाय। ट्रे सामने की टेबल पर रखकर सलोनी उनके पास बैठने ही लगी थी कि निर्मल जी ने सलोनी को देखा और कहा, अरे तुम अभी तक काम कर रही हो? अब बैठो मत बेटा, जाओ जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगी। पापा, मैं तैयार हूँ, बस बैग और कुछ पेपर्स लेने हैं, वो सुस्ती से बोली थी। तुम टेंशन मत लो सलोनी, बस 2 दिन की ही बात है। सबके साथ घूमोगी तो तुम्हारा भी मन खुश हो जाएगा। अब जाओ जल्दी से बैग वगैरह रेडी कर लो, वो मुस्कुराकर बोली थी। जी पापा, बोलती हुई वो अपने रूम में चली गई थी। नेहा अपने दोनों बच्चों को नाश्ता करा रही थी। उसे जाते देखकर उदास हो गई थी। वो भी चाहती थी कि सलोनी इस कॉलेज ट्रिप में जाए और अपना हर गम भूलने की कोशिश करे, पर अपनी बहन की ज़िंदगी में फैली उदासी से वो बहुत परेशान थी। घर के बाहर से टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ आने लगी थी। सलोनी जल्दी से अपना छोटा सा लगेज और हाथों में बैग लिए कमरे से निकली थी। वो निर्मल जी को पैर छूकर प्रणाम की थी। हमेशा खुश रहो बेटा, निर्मल जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले थे। दीदी, पापा और बच्चों का ख्याल रखना, साथ ही अपना भी ख्याल रखना। वो नेहा के पास आई और उसके गले लगती हुई बोली, सलोनी तू ट्रिप से कब आएगी? वो बेहद उदास थी। दीदी, कल शाम की चाय में आपके साथ ही चाय पीऊँगी, वो मुस्कुराकर बोली थी। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, बाय पापा, बाय दीदी और बाय मेरी चिंकू पिंकी। तुम दोनों मम्मा और नाना जी को बिल्कुल परेशान मत करना, प्यार से बोलती हुई वो उन दोनों के गाल चूमकर बाहर निकल गई थी। निर्मल जी और नेहा बाहर तक आए थे। गेट के बाहर रोड पर टैक्सी लगी हुई थी। सलोनी घर के कैंपस से बाहर निकलकर अपना हाथ हिलाती टैक्सी में बैठ गई थी। उसके बैठते ही टैक्सी चल पड़ी थी। हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करना, तूने उसे पहले ही बहुत दुख दिए, अब और दुख मत देना। उसे जाता देख नेहा मन में सोचती एक बार फिर से उदास हो गई थी। नेहा, ओ नेहा, कहाँ रह गई? जल्दी इधर आ, देख ये दोनों मुझे कितना तंग कर रहे हैं। निर्मल जी की आवाज़ सुनकर नेहा गेट बंद करके अंदर आई और दोनों बच्चों को डांटने लगी थी। क्या मम्मा, आप बिना, हम लोग नाना जी के साथ लूडो खेल रहे हैं, आप तो हमेशा बिना सच जाने ही हमें ही डांट देती हो। इस बार चीटिंग नाना जी ने की थी, मुंह बिसोरते हुए चिंकू ने कहा था। नेहा की नज़र अपने पापा पर गई तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े थे। सॉरी चिंकू, सॉरी पिंकी, अब मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूँगा, वो अपने कान पकड़कर बोले थे, जिससे दोनों बच्चे खुश हो गए थे। पापा, आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, वो हंसती उनसे बोली और बच्चों से समझाने लगी। अच्छा बच्चों, थोड़ी देर खेल लो, फिर अपना नाश्ता ख़त्म करके पढ़ने बैठ जाना, मैं ज़रा किचन समेट लेती हूँ। तो और क्या करूँ नेहा, तेरी उदासी दूर करने का यही रास्ता है मेरे पास ना, वो गौर से उसे देखते हुए बोले। मैं ठीक हूँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप इनके साथ खेलिए, मैं आती हूँ, धीरे से बोलती हुई वो किचन की तरफ बढ़ने लगी। निर्मल जी सोचने लगे थे। जी मम्मा, आप काम करो, हम खा लेंगे, पिंकी मुस्कुरा कर बोली और अपनी गोटियां चलने लगी थी। नेहा काम में लग गई थी, मगर उसका ध्यान सलोनी की ओर ही लगा था। अपने सोच में डूबे हुए उसके हाथों से शीशा का प्लेट छूटकर फर्श से जा टकराया। छनाक की तेज आवाज़ पर निर्मल जी दौड़े गए थे। वो परेशान होकर खड़ी टूटे प्लेट को देख रही थी। नेहा, क्या हुआ? तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? वो बच्ची नहीं है, उसके साथ पूरी कॉलेज की टीम है, फिर तो कल वो आ ही जाएगी। वो प्यार से उसे अपने साथ बाहर ले आए थे। अपने दिमाग को शांत कर बेटा, देख तो चिंकू पिंकी कितना डर गए हैं।
नेहा ने अपने दोनों बच्चों को देखा था। वो दोनों अपनी मम्मा को सहम कर देख रहे थे। नेहा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए उन दोनों को हाथ फैलाकर बुलाने लगी थी। मम्मा को कुछ नहीं हुआ है बच्चा, बस मम्मा को भूख लगी है ना, इसलिए प्लेट हाथ से छूटकर टूट गया। तुम लोग अपना नाश्ता शुरू करो, मैं भी अपना नाश्ता ले आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है मम्मा, आप भी खाइए लीजिए, तब हम सब मिलकर पढ़ेंगे, पिंकी समझदारों की तरह बोली थी। नेहा ने अपने दोनों बच्चों को गले से लिपटा लिया था। जा बेटा, मेरा भी नाश्ता ले आ, हम सब साथ में खाते हैं। और सुन, ऐसे उदास मत हो, तुम्हारी लाडली बिल्कुल अच्छे से घर आ जाएगी। निर्मल जी प्यार से उसका सर सहलाते बोले तो वो उठकर अंदर चली गई थी। सलोनी कॉलेज पहुंची थी, जहां रोडवेज बस तैयार खड़ी थी। सारे टीचर्स और छात्र छात्राएं बस के अंदर बैठकर उसके इंतजार में खिड़की से बाहर झांक रहे थे। अरे सलोनी, कितना लेट कर दी, अब चल जल्दी आ जा। एचओडी सर तभी से तुम्हारे लिए परेशान थे। नीलू आगे बढ़कर उसका हाथ थामती बोली और अपनी सीट के बगल वाली सीट पर बैठा ली थी। वहीं पास वाली सीट पर शीला मैम भी बैठी हुई थी। वो बस थोड़ा जाम में फंस गई थी नीलू, वो शर्मिंदा होकर बोली थी। उसी समय एचओडी विश्वनाथ शर्मा वहाँ आए थे। तुम आ गई सलोनी, पापा ठीक है ना? मुस्कुराकर वो बोले थे। जी सर, पापा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ड्राइवर, तुम बस स्टार्ट करो। बच्चों, आप लोग आराम से बैठ जाइए, हम सबको पंचमढ़ी पहुंचकर बहुत जगह घूमना है। आप सब रास्ते में कोई शरारत नहीं करेंगे और बिना अपने प्रोफेसर को पूछे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? वो उस सबको संबोधित करते हुए बोले थे। ठीक है सर, सबकी एक साथ आवाज़ से बस गूंज उठा था। शाबाश, अब सब आराम से सफ़र को एंजॉय कीजिए। विश्वनाथ जी मुस्कुराकर बोलते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। उनके बगल वाली सीट पर रतन सर और विमल सर भी बैठे हुए थे। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी थी। सलोनी और नीलू की आपस में गहरी दोस्ती थी। इन दोनों की एक साथ ही आरसीबी कॉलेज काल्पनिक में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुई थी। सलोनी के पापा भी इसी कॉलेज के एचओडी रह चुके थे। वो 4 साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। वो दोनों बैठी बातें कर रही थी, पर सलोनी की नज़र रेखा और मीरा पर ही लगी थी। वो दोनों उसके आगे वाली सीट पर बैठी थी और अपनी नेचर के खिलाफ इस वक्त बिल्कुल चुप थी। सलोनी को रेखा की आदतें बहुत अजीब लगती थी। 4 महीने पहले उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसकी बेशर्मों वाली आदत और उसके कपड़े पहनने का बेबाक अंदाज सलोनी को खून जला देती थी। वो उन दोनों को इस तरह शांत बैठे देखकर चुप नहीं रह सकती थी। क्या बात है, आज तुम दोनों चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मिस, मैं सोच रही थी कि हम लोग 1 बजे तक पंचमढ़ी पहुंच जाएंगे ना। वैसे तो आपके लेट आने के कारण हम लोगों को शहर से निकलने में देर हो गई है। अब जाम के कारण भी लेट हो रहा है, इसीलिए 3 बजे से पहले पहुंचने का सवाल ही नहीं है। रेखा बिना किसी लिहाज के बोली थी। सलोनी बस चुप होकर उसे देखती रह गई थी। रेखा, ऐसे मत बोलो, मिस ने कहा ना कि वो जाम में फंस गई थी। मीरा को बुरा लगा था, पर रेखा हंसती थी। सॉरी मिस, आप रेखा की बात का बुरा। कोई बात नहीं मीरा, तुम लोग बातें करो। वो मायूसी सी बोलती नीलू से बात करने लगी थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें सॉरी बोलने की? रेखा नाराज़ होकर मीरा से बोली थी। अरे वो हमारी सलोनी मिस हैं और बहुत सॉफ्ट नेचर की हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुनकर चुप रही। अगर नीलू मिस को तुम ऐसी बोलती ना, तो वो तुम्हारी पूरी खबर ले लेती। वो धीरे से उसके कान में बोली थी, जिस पर वो मुंह टेढ़ा करके हंसती थी। अरे सुन न रेखा, तुम उसे पहुंचकर मैसेज कर देना ना। हाँ बाबा, कर दूंगी, पर पहले हम पंचमढ़ी तो पहुंच जाएं, फिर उसे बोलूँगी कि मौका देखकर आए और तुझे। वो हंसती मीरा को आंख मार दी। फिर दोनों हंसने लगी थी। सलोनी उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। ये दोनों किसको मैसेज करने की बात कर रही हैं? अगर इनसे पूछूं तो बताएंगी नहीं। क्या करूं, समझ ही नहीं आता है। ये नीलू भी सो गई है, वरना इससे ही कुछ राय ले लेती। वो मन में सोचते हुए परेशान होने लगी थी। पंचमढ़ी आ चुका था। सारे छात्र छात्राएं बस से नीचे आकर अपने चारों तरफ देखने लगे थे। ऊंचे विशाल पहाड़ों पर ढलती धूप मध्यम पड़ने लगी थी, फिर भी वातावरण में हल्की सी गर्मी थी। उनके सामने खड़ा विशाल होटल दर्पण काल्पनिक अपनी बेपनाह खूबसूरती के साथ उन सबके स्वागत में बाहें पसारे खड़ा था। वो सब होटल के पीछे लंबे लिप्टस के पेड़ों की सुंदरता देखते हुए आगे बढ़ने लगे थे। होटल के गेट पर मैनेजर ने विश्वनाथ जी का स्वागत किया था। वो अपने होटल स्टाफ के साथ सबको उनके कमरे में भेजने का इंतजाम करने लगा था। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप सबको कमरे में ले चलता हूँ, एक स्टाफ उनके सामने आकर बोला। तो शीला, नीलू और सलोनी छात्राओं के साथ उसके पीछे अपने कमरों की तरफ बढ़ गई थी।
4 छात्राओं के साथ एक शिक्षिका को रूम दिया गया था। रतन सर और विमल सर बाकी के छात्र के साथ कॉमन रूम में रहने वाले थे। मात्र विश्वनाथ जी का कमरा अलग था। सब अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद खाना खाकर आराम करने लगे थे। सलोनी भी लड़कियों के साथ खाना खाकर आ चुकी थी। वो सब अपने बेड पर लेटी अपने घूमने वाली जगहों की लिस्ट बना रही थी, तो वो अपने पापा को फ़ोन करके अपने पहुंचने की बात बताने लगी। निर्मल जी सलोनी को किसी बात की फिक्र किए बिना खुशी से घूमने बोले थे। अपने पापा से बात करने के बाद उसकी नज़र कमरे की खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारों पर चली गई थी। होटल का पूरा ग्राउंड वहाँ से साफ साफ दिखता था। उस बड़े से ग्राउंड के किनारे किनारे सैकड़ों गुलाब के पेड़ लगे हुए थे। सुर्ख लाल गुलाब के फूलों को देखकर सलोनी की आंखों में किसी का प्यारा सा चेहरा उभर आया था। उस प्यारी सी सूरत में खोई सी सलोनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसके दिल में पुरानी यादों ने मचलना शुरू कर दिया था। उसकी बातें, उसका हंसना, उसका हर वक्त सलोनी से प्यार जताना, वो सब उसे याद आने लगा था। सलोनी हर वक्त खुद को किसी काम में उलझाए रखती थी ताकि वो पुरानी सारी यादों को भूल सके, पर यहाँ के खूबसूरत और शांत माहौल में आकर उसे वो सब फिर से याद आने लगा था जिसे वो हमेशा के लिए भूलना चाहती थी। उसका मन बेहद बेचैन होने लगा था। मिस, बारिश होने लगी है, हम लोग कुछ देर पानी में भीगना चाहते हैं। मनीषा उसके पास आकर बोली तो वो ख्यालों से बाहर आ गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बारिश छूटने के बाद हम सब घूमने जाएंगे, तब बारिश का पानी देख लेना। प्लीज़ मिस, प्लीज़ प्लीज़ जाने दीजिए ना। वो देखिए, रेखा, मीरा, मीनल और चंदा भी तो पानी में भीग रही हैं। प्लीज़ हमें भी जाने दीजिए ना। रजनी खुशामद करने लगी थी। सलोनी बाहर झांक कर देखी तो दोनों ग्रुप की 8 लड़कियां बारिश में उछलती नजर आ रही थी। ठीक है जाओ, पर बस 5 मिनट, फिर सब वापस आ जाना। याद रखना, मैं यहाँ से तुम चारों को देख रही हूँ, कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए। वो कड़े शब्दों में बोलती उन सबको जाने बोल दी थी। वो सब खुशी से चिल्लाती बाहर भागी थी। सलोनी फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसका कमरा 2nd फ्लोर पर था। नीचे ग्राउंड में नीलू के साथ 4 लड़कियां बारिश में भीग रही थीं। वो उदासी से हंस पड़ी थी। कभी मैं भी इतनी ही मस्तीखोर थी। बारिश के पानी में भीगना, नाचना और गाना, फिर पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पीना, कितना मज़ा आता था। जब मैं भीगे कपड़ों में घर घुसती तो पूरा घर गीला होने लगता था। और फिर दीदी कितना गुस्सा करती थी। वो मुस्कुराते हुए उसे याद करने लगी थी। उसकी ज़िंदगी भी आज मेरी वजह से वीरान हो गई है। वो जीजू को बहुत मिस करती है, पर मुँह से हमेशा इस बात को नकार देती है। ना जाने मेरी वजह से घर में और क्या सब होगा। बेहद उदासी सी वो सोचे जा रही थी। अब बारिश तेज होने लगी थी। वो सबको लाने नीचे चल पड़ी। वहाँ नीलू और शीला मैम भी खड़ी होकर बातें कर रही थी। वो भी वहीं रुक गई थी। सलोनी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? यहाँ की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी है, पर अब दिल करता है यहीं बस जाऊँ, शीला ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ मैम, ये जगह मन को शांति करती है, पर यहाँ सबके लिए बस जाना संभव नहीं है। किसी की यादों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, वो धीरे से बोली थी। नीलू गौर से उसकी उदास आंखों को देखने लगी थी। अब सारी लड़कियां अंदर आने लगी थी। मिस, रेखा और मीरा को देखिए, वो दोनों मेन गेट से बाहर निकल रही हैं। नीलू अपने कमरे की लड़कियों के साथ अंदर जाने लगी थी। तभी मनीषा और रजनी चिल्लाने लगी थी। रेखा रुको, कहाँ जा रही हो? मीरा रुक जाओ, बाहर तेज बारिश हो रही है, रुको। सलोनी आवाज़ देकर उन्हें बुलाने लगी थी। शीला और नीलू भी पलटकर उसके पास आ गई थी, पर वो दोनों बिना किसी की सुने मेन गेट के बाहर तेजी से भागने लगी थी। शीला मैम, आप मेरे साथ आइए। नीलू तो अंदर जाकर रतन सर और विमल सर के साथ प्रिंसिपल सर को बता, तब तक हम दोनों उनको रोकते हैं। बोलती वो शीला के साथ जल्दी से गेट की तरफ बढ़ी थी। नीलू तेजी से अंदर की तरफ भागी थी। रेखा और मीरा एक साथ तेजी से रोड पर भागी जा रही थी। मीरा बार बार पलटकर अपने पीछे आती हुई सलोनी को भी देख रही थी। ओहो, ये दोनों तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। रेखा, तुमने समीर को फ़ोन तो कर दिया था ना? हाँ मीरा, यहाँ आते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया था। अब तू चल तो सही। वो दोनों मेन रोड पर गाड़ी लेकर खड़े हैं। रेखा तेज़ी से बोलती आगे भागी जा रही थी। रेखा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको तो, मेरी बात सुनो। मीरा, तुम तो रुक जाओ। सलोनी और शीला पीछे से चिल्ला रही थी, पर वो दोनों भागती जा रही थी। अब मैं नहीं चल सकती रेखा, मेरे पैर बहुत थक गए हैं। कुछ आगे जाकर मीरा रुकते हुए बोली थी। तू रुक नहीं सकती मीरा, ये सारा तमाशा मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ और तू ही पीछे हट रही है।
जल्दी चल, बस कुछ दूर और है, वो गुस्से से बोली और उसका हाथ पकड़ते हुए आगे खींचती ले जाने लगी थी। मीरा की सगाई हो चुकी थी पर उसे लड़का पसंद नहीं था। 4 महीने पहले कॉलेज में आई रेखा से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। रेखा का भाई समीर उसे रोज़ कॉलेज छोड़ने और लेने आता था, जिसे मीरा से प्यार हो गया था। एक दिन उसने मीरा को प्रपोज कर दिया। मीरा भी मन ही मन समीर को पसंद करने लगी थी तो उसने हाँ कर दिया था। मीरा ने अपने घर में माँ को समीर के बारे में बताया पर उसकी माँ ने मीरा की एक नहीं सुनी और उसकी मंगनी कर दी, जो पहले से तय हो चुकी थी। मीरा समीर की याद में रो रो कर सूखने लगी थी। वही हाल समीर का भी था। तब रेखा ने अपने बॉयफ्रेंड सागर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मीरा समीर को घर से भागकर शादी करने के लिए तैयार किया। वो दोनों एक साथ रहने के लिए बेचैन थे, इसीलिए रेखा की बात मानने को तैयार हो गए थे। कॉलेज में स्टूडेंट्स का पंचमढ़ी ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बन रहा था। रेखा ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और मीरा के साथ अपना नाम भी ट्रिप में शामिल करवा लिया, जबकि प्रोग्राम की लिस्ट पहले से ही तैयार हो चुकी थी। पर रतन सर ने ऐन वक्त पर 2 लड़कों के नाम काटकर रेखा और मीरा को शामिल कर लिया था। सलोनी ये खबर सुनकर अपने जाने का इरादा छोड़ दी थी, पर नीलू और अपने पापा की जिद पर उसे आना पड़ा था। आज वही मौके का दिन था। समीर और सागर 2 दिन पहले से ही पंचमढ़ी में थे और इन दोनों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ गए थे, जो बारिश के कारण आसान हो गया था। रेखा और मीरा मेन रोड पर आ चुकी थी। सलोनी भी उन दोनों के पीछे ही आ रही थी। वो बारिश के कारण बार बार फिसल कर गिर रही थी। उसे काफ़ी चोटें भी आ गई थी, जबकि शीला तो थक कर बहुत पीछे सड़क किनारे बैठ गई थी। हाँ तो जानू, देखो मैं मीरा को लेकर आ गई, अब तुम जल्दी करो। रेखा मीरा का हाथ थामे सफ़ेद स्कॉर्पियो के पास जाकर बोलती समीर से लिपट गई थी। मीरा उन दोनों को आपस में इस कदर लिपटे देखकर सोच में पड़ गई। वो कुछ बोलना ही चाहती थी कि पीछे से 2 हाथों ने उसका मुंह रुमाल से दबा दिया था। वो अपनी जोर लगाती उन अनजान हाथों को हटाने लगी थी, पर 1 मिनट भी वो खुद को होश में नहीं रख पाई। क्लोरोफार्म ने अपना काम बखूबी कर दिया और मीरा बेहोश होकर उन 2 बाजुओं पर झूल गई थी। चल यार समीर, इसे सीट पर डाल। वो 2 हाथों वाला सागर था और उसी ने पीछे से मीरा को बेहोश किया था। हाँ समीर, जल्दी निकलो यहाँ से, सलोनी मैम हमारे पीछे ही आ रही हैं। वो आ गई तो हंगामा मचाकर सबको बुला लेंगी, रेखा जल्दी से बोली थी। अब बारिश कम होने वाली थी, इसलिए कुछ गाड़ियाँ वहाँ से गुजरने लगी थी। उसी समय सागर की नज़र सामने से दौड़कर आती हुई सलोनी पर गई थी। ये कौन है? वो चौंकते हुए बोला था। अरे यही तो हमारी सलोनी मिस है, पूरे कॉलेज में सबसे स्ट्रिक्ट है। पर अब बातें छोड़ो, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में, हम निकलते हैं। वो घबराती खुद फ्रंट सीट पर जा बैठी थी। समीर तो पहले ही बेहोश मीरा के साथ पिछली सीट पर बैठ चुका था। सागर ने सलोनी को गौर से देखा था। गोरा खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, पतला बदन। वो पानी में भीगकर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। सुन ना रेखा, मैं सोच रहा हूँ कि ये एक हसीना गाड़ी में ही है तो इस कयामत को यहाँ क्यों छोड़ दूँ? इससे तो इतना पैसा मिलेगा कि हम तीनों मालामाल हो जाएंगे। तू क्या कहती है? वो कुटिलता से सलोनी को निहारते हुए बोला था। ठीक है, जो करना है जल्दी कर, बाकी लोग हमें ढूंढते आते होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं पकड़े जाएं। घबरा कर रेखा ने भी खिड़की से सलोनी को गौर से देखते हुए कहा था। वो 4-5 साल उससे बड़ी होगी, पर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि सामने वाला उसे देखकर अपनी नज़रें मुश्किल से फेर पाता था। वो अंदाज़ लगाने लगी कि सलोनी के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। सलोनी गाड़ी के पास आ गई थी। वो कुछ रुक कर लंबी सांसें लेते हुए जोर से बोली थी, कौन हो तुम? रेखा और मीरा को कहाँ लेकर जा रहे हो? सागर अपने हाथ में क्लोरोफार्म से रुमाल भिगा रहा था। उसकी तरफ मुड़ा और खिलखिलाते हुए बोल पड़ा, मैं बताता हूँ ना जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? और सलोनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। सलोनी गुस्से से उसे मारते हुए खुद को छुड़ाने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने भी लगी थी। समीर बाहर का नज़ारा देखकर जल्दी से निकला और सलोनी को दोनों हाथ कसकर पकड़ लिया। साले, जल्दी इसे रुमाल सुखा वरना ये फंसा देगी। अब तुम भी हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलोगी और हम तीनों को मौसी के हाथों माला माल करवा दोगी, सागर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और छटपटाती सलोनी के चेहरे पर आराम से रुमाल डालकर मुंह बंद कर दिया था। सलोनी अपनी सांस कुछ सेकंड तक रोककर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर क्लोरोफार्म की तेज महक ने उसके होश छीन लिए थे। वो बेहोश होकर सागर की बाहों में झूल गई थी। हमारे तो मज़े हो गए जानू, हम तीनों को इस बार डबल शिकार मिल गया। इस बार हम तीनों
विदेश की टूर करने चलेंगे। रेखा भी अब बाहर आकर उन दोनों के साथ हंसते हुए बोली थी, बिल्कुल चलेंगे जान, पर अभी तो अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। सागर हंसकर बोला और पीछे का गेट खोलने लगा। उसने बेहोश मीरा को धकेलकर किनारे किया और सलोनी को अपने साथ लिए बैठ गया था। समीर और रेखा भी गाड़ी में बैठ गए थे। समीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। शहर के एक पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर सिंह अपने केबिन में बैठा कोई फाइल देख रहा था। 26 वर्षीय अमन सिंह बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उसने अपनी ज्वाइनिंग के बाद बहुत कम समय में ही इस शहर में फैले क्राइम को पूरी तरह कंट्रोल करने लगा था। अपराधी उनके नाम से मारे छुपे फिरते थे। हर तरफ उनके नाम के डंके बजने लगे थे। कमिश्नर साहब भी उनके काम से बेहद खुश रहते थे। अमन सिंह को पुलिस विभाग के द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई मेडल भी मिल चुके थे। अभी वो जिस केस पर काम कर रहे थे, अब उससे जुड़े कुछ नए सबूत नहीं मिल रहे थे। अगर कोई सबूत मिलता तो वो कमिश्नर साहब को बताते ना, पर वो अमन को फ़ोन कर अपने आने की सूचना दे चुके थे। अब अमन फिर से सारे पुराने फाइलों में कुछ सबूत की तलाश में जुटे हुए थे ताकि उन्हें कुछ जानकारी दे सकें। उसी समय गेट खुला और कमिश्नर साहब अंदर आए थे। हेलो अमन, गुड मॉर्निंग। तुम्हें कुछ नए सबूत मिले हैं या इस केस से जुड़ी कोई नई बात पता चली? गुड मॉर्निंग सर। नहीं, अभी तक तो वहीं अटका हूँ। पता नहीं चल रहा है आखिर इतनी लड़कियाँ बारी बारी से कहाँ गायब हो रही हैं। अमन, ये केस बहुत ही नाजुक है। सारी लड़कियाँ अच्छे खासे अमीर घर से संबंध रखती हैं। मेरे ऊपर उनके परिवार वालों का बहुत दबाव पड़ रहा है। वो परेशान होकर बोले थे। जी सर, तभी तो मैं बहुत ही खुफिया तरीके से जांच कर रहा हूँ ताकि अपराधी सावधान ना हो पाए और हमारे पहुँच में आ जाए। वो धीरे से बोला था। तभी कमिश्नर साहब का फ़ोन बजने लगा था। ये आप क्या कह रहे हैं? कब हुआ ये? अच्छा, मैं आता हूँ, बस कुछ देर में ही पहुँच जाऊँगा। तुम घबराओ नहीं, तीनों लड़कियाँ मिल जाएंगी। क्या हुआ सर? अमर चिंतित होकर बोला था। कल आरसीबी कॉलेज से छात्रों का ग्रुप पंचमढ़ी गया था। उसमें से 3 लड़कियाँ आज गायब हो गई हैं। उस कॉलेज का एचओडी मेरा दोस्त है, उसने ही फ़ोन किया था। वो विस्तार से बताने लगे थे। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पंचमढ़ी निकल जाता हूँ। नहीं अमन, तुम यहीं रहोगे? वहाँ मैं खुद जाऊँगा और इंस्पेक्टर सुमित को साथ लेकर जाता हूँ। वहाँ से सारी जानकारी लेकर आता हूँ, तब तुम्हें बताऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुमको भी बुला लूँगा। तुम तब तक इस केस से जुड़ी बातों का पता लगाओ। मुझे तो ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं। कमिश्नर बोलते हुए बाहर निकल गए थे। सलोनी की आँख खुली तो वो खुद को एक सजे हुए कमरे के बिस्तर पर पाई थी। वो बेड से उठकर गेट के पास गई और उसे जोर से पकड़कर खींचने लगी थी, पर वो बाहर से बंद था। खोलो, कोई है? गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। कोई आकर खोलो, गेट तो खोलो। वो चीखते हुए गेट खींचने लगी, पर बाहर कोई हलचल नहीं हुई थी। वो रोते हुए वहीं बैठ गई थी। मैं तो यहाँ बंद हूँ, पर मीरा और रेखा कहाँ होंगी? वो लड़का कौन था जिसने मुझे बेहोश किया? वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? हे भगवान, ये कौन सी जगह है? मेरे पापा और दीदी मेरे लिए रो रहे होंगे। मन में सोचते हुए वो कमरे के चारों ओर देखने लगी थी। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, बस एक रोशनदान था जो काफ़ी ऊंचाई पर था। अभी वो कुछ और सोचती कि गेट खुल गया था। एक भारी भरकम शरीर वाली औरत और सागर अंदर आया था। सलोनी घबराकर बेड पर जा बैठी थी। तुमने तो मुझे खुश कर दिया सागर। ये बेहोशी में जितनी सुंदर दिख रही थी, होश में तो उससे 1000 गुना सुंदर दिख रही है। इसकी तो एक रात की कीमत लाख रुपए से ज़्यादा होगी। वो औरत कुटिलता से बोलती मुस्कुरा रही थी। हाँ मौसी, अब तुम भी मुझे मेरी मेहनताना दे दो ताकि मैं भी कुछ दिन ऐश मौज कर सकूं। वो बेशर्मी से हंस रहा था। हाँ ज़रूर, चल देती हूँ। अब तुम समीर और रेखा कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अब दूसरे लड़के को काम पर लगाना होगा। बोलती वो बाहर जाने लगी थी। ए रुको, कौन हो तुम लोग? मीरा कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? क्या रेखा तुम्हारे लिए ये काम करती है? सलोनी गुस्से से चीख पड़ी थी। हाँ 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 सागर, देखो इसको खुद की चिंता नहीं है मगर उस लड़की को ढूंढ रही है। वो औरत मुस्कुराते हुए उसके पास आई थी। तुम उसकी चिंता मत करो लड़की, वो जहाँ है वहीं तुम भी जाओगी, पर मुझे ढेर सारा माल देने के बाद। और हाँ, तुमने सही अंदाज़ा लगाया, रेखा मेरे लिए ही काम करती है। वो सुंदर सुंदर लड़कियों को सागर और समीर के प्यार में बहलाकर मेरे पास लाती है। पर तुम तो गलती से आ गई हो, मगर मैं तुम्हारे इस रूप का खूब फायदा उठाऊंगी और माला माल हो जाऊंगी। बोलती हुई वो सलोनी को पेट पर धकेल दी।
सागर चल, मैं तेरा इनाम देती हूँ। और वो दोनों निकल गए थे। एक बार फिर गेट बाहर से बंद हो गया था। सलोनी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपनी बहन और पापा को याद करने लगी थी। फिर अचानक उसकी आंखों में एक प्यार भरे दिल वाले इंसान की सूरत लहराने लगी थी। मैंने आपका दिल तोड़ा था ना, आज उसी की सज़ा मुझे मिली है। मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। आपने वादा किया था ना कि मैं जब भी मुसीबत में पड़ूंगी तो आप मुझे बचा लेंगे। क्या आपके सारे वादे झूठे और सारा प्यार दिखावा था? प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से बचा लीजिए। मुझे इस नरक वाली ज़िंदगी में नहीं रहना। एक बार बचा लीजिए मुझे, फिर छोड़ देना। वो अपना सर पीटते हुए रोती रही, पर उसकी दर्द भरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। दोपहर का समय था। निर्मल जी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी उन्हें नेहा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तेज़ी से भागे आए थे। नहीं सलोनी, नहीं, मेरी बहन को छोड़ दो, बचाओ, कोई बचाओ उसे। वो नींद में रोती चिल्ला रही थी। क्या हुआ नेहा? निर्मल जी उसका कंधा पकड़कर उठाने लगे थे। उठो नेहा, आंखें खोलो, तुम सो रही हो। पापा, पापा, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है। सलोनी जंगलों में गिर गई है, उसको बहुत चोट लगी है और वो रो रही है। पापा, वो जब से गई है तब से मेरी उससे बात नहीं हुई है। मेरा दिल घबरा रहा है। आप उसे फ़ोन लगाइए, एक बार उससे बात करा दीजिए मेरी। नेहा एक सांस में बोलती उठ बैठी थी। वो बेहद घबराई हुई थी। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं बात कराता हूँ। कुछ नहीं हुआ है उसे, तुम तो बेकार में डर रही हो। वो अपना फ़ोन ले आए थे और उसके पास खड़े होकर फ़ोन लगाने लगे थे। पर कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी जब सलोनी का फ़ोन नहीं लगा तो निर्मल जी भी टेंशन में आ गए थे। फिर वो नीलू को फ़ोन लगाने लगे थे। उसने एक बार में ही फ़ोन उठा लिया और रोते हुए वहाँ की सारी घटना बताने लगी थी। निर्मल जी के हाथों से फ़ोन छूट कर गिर गया था। वो वहीं कुर्सी पर गिरते चले गए थे। क्या हुआ पापा, वो ठीक है ना? नेहा उन्हें पकड़कर बैठाने लगी थी। तुम्हारा सपना सच था नेहा। सलोनी अपने छात्रा को ढूंढते ढूंढते खुद ही किडनैप हो गई है। अपने हाथों से मुंह छिपाते निर्मल जी रोते हुए बोले थे। क्या? नेहा भी रोने लगी थी। उसे जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे हमेशा किसी अनहोनी का डर लगा रहता था। पापा अब क्या होगा? कहाँ होगी मेरी बहन? तुम रोना बंद करो नेहा और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहन ठीक हो। मैं अभी पंचमढ़ी के लिए निकलता हूँ। और हाँ, इस बात की खबर प्रशांत जी के घर तक नहीं जानी चाहिए, वरना क्या मुंह दिखाऊंगा उन लोगों को। वो चिंतित होकर बोले थे। पापा आप उन लोगों की फिक्र मत कीजिए, अभी हमें सलोनी की चिंता करनी है। प्रशांत जी को बाद में भी समझाया जा सकता है। आप तैयार हो जाइए, मैं आपकी दवाइयाँ साथ रख देती हूँ। अपनी आंसू पोंछती नेहा उठकर उन्हें हौसला देती बाहर ले आई थी। कमिश्नर साहब होटल पहुंचकर विश्वनाथ जी के साथ बैठे मीटिंग कर रहे थे। तभी चपरासी गेट खटखटाते हुए बोला था। साहब, कोई निर्मल सिंह आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अरे वो आ भी गए? हाँ, उन्हें अंदर ले आओ, विश्वनाथ जी बोले थे। निर्मल जी तेजी से अंदर आए थे। उनका चेहरा मुरझा गया था। वो विश्वनाथ जी के गले लगकर रोने लगे थे। ये क्या हो गया विश्वनाथ जी? मेरी बेटी कहाँ है? वो तो आप सबके साथ आई थी। उसे किसी की से क्या दुश्मनी हो सकती है? ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। कैसा पिता हूँ जो उसके खोने के बाद भी जिंदा हूँ। मैं क्या करूँ अब? आप चिंता मत कीजिए निर्मल जी। मेरा सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर इस केस पर पहले से ही काम कर रहा है। ये एक लड़कियों को पकड़ने वाला गैंग है जो धोखे से उन्हें फंसाता है और उनसे गलत काम करवाता है। जहाँ से सलोनी और मीरा के साथ रेखा भी गायब हुई है, वहाँ का निरीक्षण करने के बाद यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन लोगों ने अपना सुराग हम तक नहीं पहुंचने देने की खातिर सलोनी को भी पकड़ लिया है। आप निश्चिंत रहिए निर्मल जी, हम आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, कमिश्नर दिलासा देते हुए बोले थे। आप पहले बैठिए सर, ये हमारे शहर के कमिश्नर हैं। ये मेरा मित्र है तो मैंने इसे बुला लिया है। कैसे निश्चित रहूं विश्वनाथ जी, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ ये हुआ। आपको जो करना है जल्दी कीजिए, पर उसे मेरे पास ले आइए, निर्मल जी रूंधे स्वर में बोले थे। निर्मल जी आप पहले मन शांत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं अपने इंस्पेक्टर से पता लगाता हूँ। कमिश्नर बोलते हुए किसी को फ़ोन लगाने लगे थे। हाँ अमन, कुछ पता चला क्या? अच्छा मैं आता हूँ। वो उठकर खड़े हो गए थे। अमन का नाम सुनकर निर्मल जी चौंक पड़े थे। क्या हुआ सर, मेरी सलोनी मिल गई? मिल जाएगी निर्मल जी। हमारा ऑफिसर जिस केस पर काम कर रहा है, सलोनी का गायब होना उसी गैंग के लोगों का काम लग रहा है। ये 3 लोग हैं जिसमें एक लड़की और 2 लड़के शामिल हैं। पहले भी जितनी लड़कियां गायब हुई हैं उनकी भी कोई नई सहेली बनी थी। उस लड़की के कभी 2 भाई होते थे या देवर होते थे।
जिसके द्वारा वो लड़कियों को बहला फुसलाकर कुछ ही दिनों में गायब कर देते थे। फिर इन तीनों का कुछ पता नहीं चलता है। कमिश्नर विस्तार से बताने लगे थे। कमिश्नर साहब, जो भी कीजिएगा थोड़ा गुपचुप तरीके से कीजिएगा। मेरी बेटी की सगाई हो चुकी है। अगर ये बात फैल गई तो उन लोगों को पता चल जाएगा, उनकी भी बहुत बदनामी होगी और मेरी सलोनी का रिश्ता भी टूट जाएगा। निर्मल जी बहुत दुखी होकर बोले थे। आप निश्चिंत रहिए निर्मल जी, मैं खुद ही इस केस से जुड़ी बातों को बाहर नहीं आने देना चाहता हूँ। ऐसा होने से अपराधी सतर्क हो सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ और जो भी पता चलेगा आप दोनों को बताऊँगा। बोलते हुए वो बाहर निकल गए थे। उस बड़े से कमरे में सलोनी रोते रोते गहरी नींद में चली गई थी। कुछ घंटे बाद उसका दरवाज़ा खुला था, पर वो बेसुध पड़ी थी। उस खुले दरवाजे से एक लड़की अंदर आई थी। ए उठ, चल खाना खा ले। सलोनी आंखें मलती हुई उठ बैठी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मुझे बाहर जाना है, जाने दो मुझे। वो हाथ जोड़ी हुई रोने लगी थी। ऐसा नहीं होता है लड़की, यहाँ जो एक बार आ जाता है बाहर नहीं जाता है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। लो अब खाना खा लो। बोलते हुए थाली उसकी ओर बढ़ाई थी। नहीं खाना मुझे। वो थाली लेकर फेंकती हुई उठकर बाहर भागने लगी थी, पर उस लड़की ने सलोनी को पकड़कर बेड पर पटक दिया था। नहीं खाना है ना तो फिर मर भूखी प्यासी, बोलकर वो लड़की चली गई और दरवाज़ा भी बंद करती गई थी। गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है, खोलो गेट। वो फिर से चिल्लाते हुए गेट पीटने लगी थी, मगर कोई बाहर से उसे खोलने नहीं आया। मैं मर जाऊंगी मगर यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जी भर कर रोने के बाद वो चिल्लाकर बोली थी। फिर उठकर खड़ी हुई और पूरे कमरे को चारों ओर से घूमकर देखने लगी थी, मगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस बेड पर जाकर लेट गई। उसे अपनी दीदी और चिंकू पिंकी की बहुत याद आ रही थी। अपने कैदियों वाली हालत से वो फिर रोने लगी थी। पुलिस थाने में कमिश्नर के आगे सीनियर इंस्पेक्टर अमन और जूनियर इंस्पेक्टर सुमित बैठा हुआ था। उन दोनों को कमिश्नर ने बात करने के लिए बुलाया था। हाँ तो सुमित, क्या रिपोर्ट है? सर, जो तीनों लड़कियां आज गायब हुई हैं उनमें से एक प्रोफेसर है। वो अपनी 2 छात्राओं को बारिश में होटल के गेट से भागते हुए रोकने गई थी, पर वो भी उन दोनों के साथ गायब हो गई। उसके साथ एक और प्रोफेसर शीला भी गई है, पर वो थक कर पीछे ही बैठ गई थी, इसीलिए उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिन दोनों लड़की का फ़ोटो और पता एचओडी ने दिया था, उनमें से एक के माता पिता तो हमें मिल गए, पर उस दूसरी लड़की रेखा के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। मैं उसके पते पर गया था, पर उसके दिए पते जैसा इस शहर में कोई जगह नहीं है। सुमित ने बेहद विस्तार से बताते हुए कमिश्नर साहब को चौंका दिया था। क्या? यानी वो लड़की पिछले 4 महीनों से फर्जी छात्रा बनकर कॉलेज में सबको फंसाने में थी? वो अपनी सीट पर से उछल से गए थे। फिर कुछ देर तक चुप हो रहकर वो अमन की तरफ देखने लगे, जो बेहद गुम होकर कुछ सोच रहा था। हाँ तो अब तुम बताओ अमन, इस हालत में क्या किया जाए? जो लड़की मीरा को लेकर बाहर जा रही थी वो तो फ्रॉड निकली। उस कॉलेज की बेहद जिम्मेदार प्रोफेसर भी उन दोनों को रोकने के चक्कर में गायब हो गई। तुम्हें पता नहीं होगा, उस प्रोफेसर की मंगनी हो चुकी थी। अब इस कॉलेज के साथ साथ एक बाप के नाम प्रतिष्ठा का भी सवाल जुड़ गया है। वो बेहद चिंतित होकर बोले थे। सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं उस प्रोफेसर के साथ ही दूसरी लड़की और उस सातिर गैंग की जड़ का भी पता लगाऊंगा। उन लड़कियों की फ़ोटो मुझे दे दीजिए, अब मैं आगे का पता खुद लगाऊंगा। वो अपनी मुट्ठियों को भींचे बोला था। सुमित ने फ़ोटो और पता अमन के हाथों में थमा दिया था। अमन, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उन लड़कियों को सही सलामत वापस ले आओगे। कमिश्नर साहब बेहद भरोसे से बोले थे। बिल्कुल सर, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पर उन लड़कियों को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, तुम अब सारे सबूतों को एक बार फिर से चेक कर लो। अभी मैं चलता हूँ। अमन का कंधा थपथपाते हुए वो बाहर निकल गए थे। सुमित भी उनके पीछे चला गया था। अब अमन पिछले 3-4 महीने में गायब हुई लड़कियों की फाइलों को चेक करने लगा था। उन लड़कियों का कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। वो सब कॉलेज की छात्राएं थीं। किसी दिन कॉलेज जाने के लिए निकलती थीं और वापस लौटकर घर नहीं आती थी। अमन अब सुमित के दिए फ़ोटो देखने लगा था। 2 फोटो के बाद तीसरे फोटो पर उसकी नज़र थम गई थी। उसकी आंखें फैलकर बाहर होने लगी थी। गुस्से से उसके खून में उबाल आ गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम नहीं हो सकती हो सलोनी। तुम वो प्रोफेसर हो? तुम्हारी किडनैपिंग हुई है? नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता।
मेरे रहते तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सलोनी के साथ ऐसा व्यवहार करने वालों को मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा सलोनी। मैं आ रहा हूँ तुम तक, तुम बिल्कुल मत डरना। तुम्हारा अमन तुम्हारे पास आ रहा है। टेबल पर अपनी मुट्ठियाँ पटकता वो गुस्से से कांपने लगा था। तुम जो भी हो, अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दो। मेरी सलोनी पर हाथ डालने का अंजाम बहुत बुरा होगा। बोलता वो अपनी गाड़ी की चाबी और सारे फाइल लेकर बाहर निकल गया था। सलोनी बिस्तर पर बैठी अपने घर वालों को याद करके रो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला था। वहीं औरत 2 लड़कियों के साथ अंदर आई थी। औरत बेहद गुस्से में लग रही थी और पीछे दोनों लड़कियां सहमी सी खड़ी थी। मैंने सुना कि तुमने खाना फेंक दिया, इसका पैसा तेरा बाप आकर चुकाएगा क्या? बोलती हुए सलोनी के बाल पकड़कर एक थप्पड़ मार बैठी थी। मेरे पापा का नाम भी ना अपनी गंदी जुबान से मत लेना। तुम जैसी बेशर्म औरतों की वजह से आज किसी की बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। गुस्से से बोलती सलोनी खुद को छुड़ाकर उसे जोरदार धक्का दे देती थी। तेरे इतनी मजाल की तू मुझे धकेल रही है? रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। गुस्से से कांपती उन दोनों लड़कियों को कुछ इशारा की थी। दोनों ही जल्दी से सलोनी का हाथ कसकर पकड़ ली थी। अब तुझे बताती हूँ कि मुझे धक्का देने का क्या परिणाम होता है। वो सलोनी को थप्पड़ों से लगातार मारने लगी थी। सलोनी थप्पड़ों की मार खाते खाते पूरी बेदम हो गई थी। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। अब बस करो मौसी, ये मर जाएगी। दोनों लड़की उसका हाथ पकड़ ली थी। सलोनी फर्श पर गिर पड़ी थी। उसके दोनों गाल थप्पड़ की मार से लाल हो गए थे और होठों से खून भी निकलने लगा था। सुन लड़की, यहाँ जो आ गया वो यहीं का हो जाता है। ये रमाबाई की रियासत है। यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दे कि तू यहाँ से भाग जाएगी। मैंने तेरा बहुत मोटा दाम चुकाया है और उसका पूरा पैसा वसूल करूँगी तुझसे। इसलिए अपने आप को यहाँ के तौर तरीके के लायक बना। आप चुपचाप मेरी बात मान ले तो अच्छा रहेगा, वरना अपने चमचों से कहकर तेरी खाल उतरवा दूँगी। मौसी बिस्तर पर बैठती उसे अपने पैरों से नीचे की धकेलती थी। सलोनी मार खाकर बेदम पड़ी हुई थी, पर उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। वो कुछ सोचकर रोते रोते मौसी का पैर पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मौसी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी। मैं अपने आप को यहाँ के लायक भी बना लूँगी, पर आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए ताकि मैं खुद को तैयार कर सकूँ। प्लीज़ मेरी बस ये बात मान लीजिए। रमाबाई ने उसे गौर से देखा था। सलोनी के चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ नज़र नहीं आया था। ठीक है, जा, दिया तुझे 5 दिन का समय, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। इन 5 दिनों में रानी और पुष्पा तुझे यहाँ के सारे नियम कायदे बता देंगी। चल रे रानी, इसको फिर से खाना ला कर दे। और सुन लड़की, मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरी सारी सुंदरता जलाकर राख भी कर सकती हूँ। ना, नहीं मौसी, मैं भला क्या चालाकी करूँगी? अब मुझे यहीं रहना है तो मैं आपकी बात नहीं मान कर मार नहीं खाना चाहती। 5 दिनों में मैं खुद को आपके मुताबिक ढाल लूँगी मौसी, फिर आप जो कहेंगी वही करूँगी। वो सर झुकाए धीरे से बोली थी। रमाबाई के होठों पर कुटिलता भरी मुस्कान तैरने लगी थी। वो उठ खड़ी हुई। चल फिर ठीक है, अब ढंग से खाना पीना खा और अपनी सुंदरता में और निखार ला। वैसे तेरा नाम क्या है? वो जाते जाते मुड़ी थी। जी सलोनी। बड़ा प्यारा नाम है तेरा। चल अब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर, मैं अपने काम देखती हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल चूमकर बाहर निकल गई थी। उसके साथ ही वो दोनों भी निकली थी। अब मेरे पास 5 दिन है यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी और बस इसके मार खाती रहूँगी तो कमज़ोर हो जाऊँगी और इस औरत के जाल में फंसकर बर्बाद हो जाऊँगी। इसलिए मुझे भरपेट खाना है और फिर इन 5 दिनों में यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढना है। अपनी चोट को सहलाते हुए सोचने लगी थी। कुछ देर बाद रानी खाना लेकर आई थी। वो टेबल पर खाना रखकर उसे बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आने को बोली तो सलोनी चुपचाप उठ गई थी। चल आकर खाना खा ले, फिर सो जाना। आज तुमने बहुत मार खाई है, इसलिए मौसी ने तुम्हें कल से ट्रेनिंग देने को बोला है। ठीक है, बोलकर सलोनी खाने बैठ गई थी। रानी उसे खाते देख बाहर निकल गई और जाते हुए दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। सलोनी खा भी रही थी और अपने पापा, दीदी और चिंकू पिंकी को याद करके रोती भी रही थी। उसके दिमाग में अब यहाँ से कैसे निकला जाए यही विचार चल रहा था। अपने घर के गेट की घंटी की आवाज़ सुनकर नेहा दौड़ती गेट पर खोलने आई थी, पर सामने खड़े शख्स को देखकर बेहद घबरा गई थी। अमन जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ आप लोगों से जानना आया हूँ कि सलोनी किडनैप कैसे हो गई।
इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे एक बार भी बताया नहीं। भाभी, आपने और चाचा जी ने मुझसे वादा किया था कि आप लोग सलोनी को अच्छे से ख्याल रखिएगा, फिर वो आज कहाँ है? वो कैसे अगवा हो गई? वो गुस्से से बरसता अचानक उसके पैरों पर गिरकर रोने लगा था। निर्मल जी अपने कमरे से बाहर निकले तो अमन को देखकर चौंक गए थे। वो और कॉलेज के सारे लोग कल रात ही पंचमढ़ी से वापस आए थे। वो नेहा को अंदर जाने का इशारा किए और खुद अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं सलोनी का ख्याल नहीं रख सका। आपके और अपनी माँ के टकरार और जिद के कारण सलोनी मेरी बनकर भी कुछ मुझसे अलग हो गई। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया था, पर ये अचानक क्या हो गया चाचा जी? बोलते हुए वो उठकर निर्मल जी से लिपट गया था। चाचा जी, आपने उसे शहर से बाहर क्यों जाने दिया? अगर वो नहीं जाती तो आज अपने घर में सुरक्षित बैठी होती। अभी ना जाने वो कहाँ किस हाल में होगी। वो बिल्कुल टूट सा गया था। निर्मल जी उसका हाथ पकड़े लाउंज में ले आए। पहले तुम शांत हो जाओ अमन। उसे सोफे पर बैठाकर निर्मल जी ने पानी का गिलास थमाया था। देखो बेटा, पहले जो हुआ उसमें किसी का भी कसूर नहीं था। वो सब होना तो किस्मत में लिखा था और किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल पाता। अभी तुम अपने घर जाओ। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो वो फिर ना जाने क्या क्या करेगी। पुलिस सलोनी को ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम इस केस के बहाने मेरे घर आओ। वैसे भी सलोनी की मंगनी हो चुकी है। उसके मिलते ही मैं उसकी शादी करके निश्चिंत हो जाऊंगा। अभी सलोनी की किडनैपिंग की बात कहीं नहीं फैली है। मैं प्रशांत जी के घर तक इस बात को नहीं जाने देना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो। निर्मल जी बेहद शांति से बोलते हुए उसे बाहर जाने का इशारा कर दिए थे। आपने सलोनी की मंगनी कर दी चाचा जी, और मुझे पता भी नहीं चला। और आप भी कमाल हो भाभी, बहन की मंगनी करते वक्त आपको एक बार भी अपने देवर की याद तक नहीं आई। दुख से मुस्कुराते हुए वो उन दोनों को देखते हुए बोला था। नेहा शर्म से सर झुकाकर रह गई थी। जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि आप लोग उसकी ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए अब मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं अब ना आपके और ना ही अपनी माँ के रोके रुकूंगा। ये मंगनी वंगनी मैं नहीं मानता। सलोनी सिर्फ मेरी है, उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जल्द ही उसे लेकर आऊँगा चाचा जी। फिर उसे मेरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे सलोनी किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। बेहद ठोस लहजे में बोलता हुआ वो उठकर बाहर निकल गया था। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं प्रशांत जी के घर वालों को क्या कहूँगा? निर्मल जी विचलित होकर सोफे पर गिर पड़े थे। पापा, पहले सलोनी को घर आने देते हैं, तभी कोई फैसला लेंगे। आप अभी से इस बात का टेंशन अपने सर पर सवार मत कीजिए। उनके पास बैठकर वो समझाने लगी थी। अमन बेहद गुस्से से भरा अपने घर पहुंचा था। वो अपना टाई खोलकर फेंकते हुए लाउंज में सोफे पर गिर पड़ा था। माँ, माँ, कहाँ हैं आप? इधर आइए, वो चीखते हुए पुकारने लगा था। अरे आ रही हूँ, ले पानी पी। आज मैंने तेरी पसंद की पनीर की खीर बनाई है, तुझे तो बेहद पसंद है। नहीं खाना मुझे खीर, कुछ नहीं चाहिए मुझे। माँ, आज आपकी दकियानुसी ख्यालों के कारण सलोनी किडनैप हो गई है। अगर वो मेरे साथ मेरे घर में होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे अगवा कर सके, पर नहीं, आपको तो बस अपनी ही बात सही लगती है। वो गुस्से से पानी भरा गिलास उनके हाथों से लेकर फेंक दिया था। क्या तुम आज फिर उसके घर गए थे? मैं कहती थी ना, ये दोनों बहनें मनहूस हैं। देख लो, आज फिर एक बार साबित हो गया। वो नाराज़ होती बोली थी। बस कीजिए माँ, अब और कितना गलत बोलेंगी? आप एक औरत होकर भी दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई हैं। इतने दिन मैंने आपकी हर बात मानी, पर अब नहीं मानूंगा। मैं अपनी सलोनी को कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उससे शादी करके रहूँगा। वो गुस्से से चिल्लाया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अमन, तू कान खोलकर सुन ले, मेरे रहते वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। वो भी गुस्से से खड़ी होकर चीखी थी। अगर तूने उससे शादी की तो मैं ये घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने चली जाऊंगी। माँ, आपको जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि सलोनी किस मुसीबत में फंस गई है। एक जवान खूबसूरत लड़की गलत लोगों के चंगुल में जा फंसी है, और आप यहाँ भी अपना फैसला सुना रही हैं। वो दुख से बोला था। उसकी आवाज़ रूदने लगी थी। माँ, आप एक औरत ना सही, पर मानवता के नाते ही जरा उसके बारे में सोच कर तो देखिए। अभी शहर में लगातार लड़कियों की किडनैपिंग हो रही है। ऐसी हालत में वो कहाँ किस हाल में होगी? उसके साथ कहीं कुछ बुरा? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे अभी ढूंढने जाऊंगा।
वो अपने मोबाइल और कैप लेकर उठ खड़ा हुआ था। अरे इतनी रात को कहाँ जाएगा, कम से कम खाना तो खा ले। बोलती हुई सुनीता जी उसके पीछे जाने लगी थी, पर वो कोई जवाब दिए बिना अपनी गाड़ी में जा बैठा था। आप खा लीजिएगा। जब आप अपने बेटे को नहीं समझ पाई तो सलोनी को कैसे समझ पाएंगे? उदासी से बोलता अमन गाड़ी भगा ले गया था। वहाँ से वो पुलिस स्टेशन पहुँचा और अपने केबिन में जाकर अमन थक कर बैठ गया था। कोई नहीं था जो उसके दिल का हाल समझता। वो आज खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। साहब जी खाना मंगवाऊँ? अर्दली ने आकर अमन से पूछा था। नहीं जमुना, बस चाय मंगवा दे और तू भी जाकर सो जा। आज मैं पूरी रात यहीं रहूँगा। वो उदासी से बोलता कुर्सी पर फैल गया था। ठीक है साहब जी। जमुना चला गया। कुछ देर बाद चाय पीकर वो कुर्सी पर टेढ़ा होकर पसर गया और सलोनी की फ़ोटो निकाल कर देखने लगा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ सलोनी की यादें ही चल रही थीं। तुमने किसी और से मंगनी कैसे कर ली सलोनी? क्या मैं तुम्हारे दिल से निकल चुका हूँ? वो अपनी आंखें बंद किए बेआवाज़ रोने लगा था। उसके दिमाग में 4 साल पहले का वक्त चलने लगा था, जिसमें उसकी और सलोनी की खट्टी मीठी यादें बसी थी। 4 साल पहले उस दिन रविवार था। अमन अपनी माँ सुनीता देवी के साथ अपने बड़े भाई राघव सिंह के लिए लड़की देखने गए थे। निर्मल जी और सुनीता जी में पहले ही फ़ोन पर बातचीत हो चुकी थी और आज नेहा को देखकर वो शादी फाइनल करने वाले थे। उस फूलों से सजे घर का बेल बजाते हुए अमन सोच रहा था, माँ ने कहाँ फंसा दिया। आज कितनी मुश्किल से कमिश्नर सर से छुट्टी मिली थी। मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना था। निर्मल जी खोलने आए थे। उन दोनों को देखते ही हाथ जोड़कर बोले, आइए आइए बहन जी, मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। नमस्ते भाई साहब, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। सुनीता जी मुस्कुराकर बोलती उनके साथ घर के अंदर आ गई थी। अमन ने निर्मल जी को प्रणाम किया था। बेहद खूबसूरती से सजे लाउंज में वो लोग आ बैठे थे। फिर निर्मल जी और सुनीता जी में शादी से जुड़ी बातचीत होने लगी थी। अमन बोर होकर माँ को इशारे करने लगा था। भाई साहब, अब मेरी बहू को बुला दीजिए, इस बदमाश से अब सब्र नहीं हो रहा है। वो हंसकर बोली थी। निर्मल जी भी हंस दिए थे। नेहा, नेहा बेटा चाय लेकर आओ। कमरे के अंदर नेहा और उसकी छोटी बहन सलोनी सब कुछ तैयार किए खड़ी थी, पर नेहा का हाथ पैर कांप रहा था। वो उन लोगों के पास जाने से डर रही थी। जाओ दीदी, पापा बुला रहे हैं। सलोनी उसके हाथों में चाय नाश्ते से सजी ट्रे पकड़ाती हुई बोली थी। सलोनी तू भी चलना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर भी लग रहा है। तू साथ रहेगी तो कम डर लगेगा। अरे दीदी, वो लोग आपको देखने आए हैं, खाने नहीं जो आपको डर लग रहा है। अभी आपको अकेले जाना होगा। अगर पापा मुझे खुद बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। सलोनी हंसते हुए बोली और उसे गेट की तरफ धकेल दी थी। नेहा धीरे धीरे चलकर लाउंज तक गई थी। वो टेबल पर ट्रे रखकर सुनीता जी के पैर छूने लगी थी, पर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने गले लगा लिया था। तुम तो मेरी बेटी हो और बेटियां पैर नहीं छूती, माँ के गले लगती हैं। वो हंसती हुई उसे अपने पास बैठा ली थी। फिर वो अमन से बोली, बेटा तुम्हारी भाभी तो अपनी फ़ोटो से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ माँ, मेरी भाभी फ़ोटो में स्टेचू की तरह लग रही थी ना, आज हमारे सामने बैठी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो नेहा शर्मा कर अपना सर झुका ली थी। नेहा बेटा, इन लोगों को नाश्ता तो कराओ, निर्मल जी बोले थे। जी पापा। वो उठकर नाश्ते की प्लेट बारी बारी उनके हाथों में थमाने लगी थी। भाई साहब, आपको तो पता है अमन के पापा नहीं हैं, इसलिए सारा बाहरी काम मेरे दोनों बेटे ने ही संभाला हुआ है। मैं अकेले घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। मुझे शादी में बस आपकी बेटी चाहिए। भगवान की कृपा से मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सुनीता जी नेहा का सुंदर चेहरा देखते हुए बोली थी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी कि आप ऐसा बोल रही हैं। मेरी नेहा भी बिन माँ की बच्ची है। आपको सासू माँ के रूप में पाकर इसकी माँ की कमी पूरी हो जाएगी। वो नम आंखों से अपनी बेटी को देखते हुए बोल रहे थे। अच्छा बहन जी, राघव जी नहीं आए? क्या बोलूँ भाई साहब, उसे बहुत शर्म आती है। वो कहता है मैंने देख ली लड़की तो उसने भी देख ली। वो मेरी पसंद पर खुश है। वैसे उसे आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए छुट्टी भी नहीं ले सका। अब हमारे बीच मिलना जुलना हो गया है तो वो किसी और दिन आकर आप लोगों से मिल लेगा। वैसे आपकी तो एक बेटी और है ना, तो उसे भी बुलवाइए। अब जब हम एक दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे हैं तो ये पर्दादारी क्यों भाई साहब? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब आपसे कैसे पर्दादारी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी बुलाता हूँ। वो हंसकर बोले और सलोनी को बुलाने लगे थे। वो एक आवाज़ पर ही
दौड़ी हुई आई थी। जी पापा, आपने बुलाया? वो आते ही सुनीता जी के पैर छूने लगी थी। सलोनी को देखकर चाय पीते हुए अमन का मुंह खुला रह गया था। गोरा गुलाबी मासूम सा चेहरा, लंबी नाक, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, लंबे चमकीले बाल और कोयल जैसी मीठी आवाज़। सुनीता जी भी उसकी सुंदरता से मुग्ध हो उठी थी। भाई साहब, आपकी तो दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? जी सलोनी। वो हौले से बोलकर नेहा के बगल में बैठ गई थी। उसे अमन को अपनी तरफ एकटक देखता पाकर गुस्सा आने लगा था। माँ, अब हम लोग सब एक साथ हैं, तो क्यों ना आज की कुछ अच्छी सी तस्वीर ले ली जाए, जिसे दिखाकर मैं भैया को सताऊंगा। अमन हंसते हुए बोला तो सुनीता जी भी हंसती थी। हाँ बेटा, तू सबका साथ में फ़ोटो ले ले। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना भाई साहब? नहीं बहन जी, अब नेहा आपकी बच्ची है, आप जो ठीक समझें कर सकती हैं, वो मुस्कुराकर बोले थे। फिर तो अमन को मानो पंख लग गया था। वो कभी इधर कभी उधर घूम घूम कर एक कुशल फोटोग्राफर की तरह फ़ोटो लेने लगा था। एक दो फ़ोटो उसने सलोनी और नेहा का अपने साथ भी लिया था, पर सलोनी को ये ठीक नहीं लग रहा था। उसे अमन की हरकतें किसी लोफर की तरह लग रही थी। वो चिढ़ कर जाने लगी थी। अरे सलोनी जी, अब आप कहाँ जा रही हैं? जब तक माँ और चाचा जी शादी की बातें करते हैं, तब तक आप हमें अपना घर तो दिखा दीजिए। वो उठकर बोला और नेहा के पास आकर बोला, चलिए भाभी, मैं आपका कमरा और आपके शौक़ देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाओ सलोनी, अपनी दीदी के साथ जाकर अमन बेटा को पूरा घर दिखा लाओ। निर्मल जी उससे बोले तो वो दांत पीसती हुई आगे बढ़ गई थी। वाह भाभी, आपके तो हैंडीक्राफ्ट गजब के हैं, ये तो बिल्कुल असली लगते हैं। वो नेहा के कमरे में माचिस की तीली से बने ताजमहल के पोस्टर को देखते हुए बोला था। सलोनी गुस्से से भरी उसके पीछे खड़ी रही और नेहा बस मुस्कुराकर उसे सब कुछ दिखाती रही थी। कुछ देर बाद शादी की सारी बात तय करके वो दोनों विदा होने लगे थे। चाचा जी, क्या मैं अपनी भाभी का फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? कभी मन किया तो इनसे बात कर लिया करूँगा। घर से बाहर आते ही अमन निर्मल जी से पूछ बैठा था। सलोनी बेटा, मुस्कान से भरा चेहरा का नंबर संतुष्ट हो गए थे, पर सलोनी का गुस्सा चेहरे से ही झलक रहा था। वो समझ गए कि ये गुस्सा फ़ोन नंबर देने का है। अमन अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा था, तो वो गुस्से से नंबर लिखाने लगी थी। आप बेहद खूबसूरत हो सलोनी जी, इस नाचीज़ को भी अपने दिल में याद रखिएगा। हौले से उससे बोलकर वो पलट गया था, पर सलोनी गुस्से से बड़बड़ाते हुए अंदर चली आई थी। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।